Hello, dear bankers. I, Diksha Sharma, welcome you all on this EduTap platform. So, if you are targeting CAP December 2026 एग्जाम, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम आपके BFM के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं कि दैट विद इन 50 लेक्चर्स वी आर एबल टू कवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड आप मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना, तो आप इस सीरीज की हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए. But before that, let me just tell you that EduTab is providing a free ebooks to you so that you can boost your performance in your exam. And for that purpose, description में दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए. लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा. इस पेज में आपको एक फॉर्म है जो फिल करना है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है. इन डिटेल्स को फिल करते ही ये 3 ई बुक्स जो आपके सामने ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगी. अदर देन दैट, इन बुक्स में आपको क्या मिलेगा? इन बुक्स में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर PYQs विद द आंसर्स, प्रैक्टिस MCQs एंड डिटेल्ड सिलेबस. सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं जिसमें आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर, तो आप यहाँ पे इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर. तो आज जो टॉपिक हम डिटेल में करने जा रहे हैं वो है हमारा RBI FDI गाइडलाइंस फॉर फॉरेक्स बिजनेस, और ये टॉपिक हमारा मॉड्यूल ए से है BFM के फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. चलिए समझते हैं इस टॉपिक की डिटेल क्या है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि इसमें जो फॉरेक्स बिजनेस है उसकी सारी गाइडलाइन जो FDI ने रूल्स फ्रेम किए हैं फॉर द ट्रांजेक्शन वो इसमें मेंशन है. सबसे पहले तो बात करते हैं आरबीआई की. वी ऑल नो दैट आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, हु इज हैविंग अ सोल और कस्टोडियन अथॉरिटी रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, उनके पास अथॉरिटी है किसके रिगार्डिंग? जो कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको क्या करना? रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना. ठीक है, आरबीआई क्या करता है? इन जितनी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है उन्हें क्या करते हैं? रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है. इसके अलावा आरबीआई जो है इनकी जो परमिशन है इनको फर्दर डीलिंग करने की वो किन्हें देता है? ऑथराइज डीलर्स को. तो ऑथराइज डीलर जो है वो आरबीआई के बिहाफ पे इन सिक्योरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को क्या करते हैं? बाय एंड सेल करते हैं. नो, ये ऑथराइज डीलर है कौन? तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ऑथराइज डीलर वो अथॉरिटीज हैं जिन्हें आरबीआई ने क्या किया है? परमिशन दी है क्या करने की? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. तो ये ऑथराइज डीलर जो आपके बैंक्स होते हैं इनको जो परमिशन दी गई है, इनको लाइसेंस दिया गया है, वो आरबीआई देता है सो दैट आरबीआई ओवरऑल क्या कर सके? फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजेक्शन उसे रेगुलेट कर पाए. तो देखते हैं यहाँ पे आरबीआई का क्या रोल है. देखिए, वी ऑल नो दैट कि हम यहाँ पे फॉरेन करेंसीज की बात कर रहे हैं. तो जो आपकी फॉरेन करेंसी है वो तो डिफरेंट कंट्रीज की भी हो सकती हैं ऑब्वियसली. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की फॉरेन करेंसी यूजुअली डजंट मीन कि हम एक ही कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, सिर्फ डॉलर की बात करेंगे, नहीं, यहाँ तो बहुत सारी करेंसीज होंगी. तो जितनी सारी करेंसीज, इतनी सारी कंट्रीज और उतनी सारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच में आरबीआई हमेशा चाहता है कि वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन डिसिप्लिन बना रहे. ठीक है, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड या फिर ऐसा कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो इन मार्केट्स में. तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया है? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड किया है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए. तो आरबीआई ने गाइडलाइंस क्यों इशू करी है? ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, वो स्पेकुलेशन और रिस्क रिगार्डिंग जो भी कंसिडरेशन या एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल कर पाए. दे इंश्योर दैट द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन जो है वो ऑर्डरली हो. ठीक है, प्रॉपर तरीके से हो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे वांट टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी. देखिए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो कारण है वो क्या होता है? आपकी जो ये जो आपकी करेंसीज है उनमें फ्लक्चुएशन. तो आरबीआई हमेशा कोशिश करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके रखे ताकि इकोनॉमी में जो उनकी रुपी की वैल्यू है वो स्टेबल रहे. इसके अलावा दे वांट टू सेफगार्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. दिस इज अ मेन मतलब कारण जिसके आरबीआई क्या करता है? रूल्स को फ्रेम करते हैं. ठीक है, अब इकोनॉमी में इंटरनेशनल मार्केट में डिसिप्लिन बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं. वो गाइडलाइंस क्या हैं? जैसे कि आरबीआई ने ओपन पोजीशन लिमिट सेट की है. इट मींस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि एक बैंक कितना जो है वो फॉरेन करेंसी को अपने पास रिटेन करके रख सकता है अगर उसे कोई भी सेटलमेंट नहीं करनी है. ठीक है, कोई भी अगर सेटलमेंट नहीं है तो भी वो कितनी फॉरेन करेंसी जो है वो होल्ड कर सकता है, इसकी लिमिट बताई गई है. इसके अलावा जो भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का
इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उस इनफ्लो और आउटफ्लो में अगर कोई गैप है तो उस गैप की जो लिमिट है वो कितनी प्रिस्क्राइब है वो भी आरबीआई ने यहाँ पे आपको फिक्स की हुई है। बियॉन्ड दैट अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो आपको है उसकी रीजन देना होगा, या आरबीआई उस पर चेक रखता है, कंट्रोल रखता है। इसके अलावा आप जो फॉरेन करेंसी की बोरिंग और लेंडिंग है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन विद इन अ लिमिट विच इज गिवन बाय द आरबीआई। अगर आप इंटरबैंक डीलिंग कर रहे हैं, करेंसीज का एक्सचेंज कर रहे हैं इंटरबैंक, या फिर विद इन बैंक कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आरबीआई ने कुछ आपको कुछ गाइडलाइंस दिए, आप उन्हीं के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लास्ट है हेजिंग ऑफ एक्सपोजर। हेजिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम जो भी आपका रिस्क रहता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई ने ये भी अलाउ किया है कि आप अपनी खुद की फॉरेन एक्सचेंज या फिर आपके आपके जो भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के पास जो करेंसी है उनके एक जो एक रिस्क रिस्क है उसकी आप हेजिंग कर सकते हो, बट विद इन लिमिट जो कि प्रिस्क्राइब की गई है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई ने दी हैं, ताकि फॉरेन मार्केट जो है आपकी, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहे और वो सेफ रहे फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ ऑथराइज डीलर्स। नाउ ऑथराइज डीलर हमने बताया कि वो इंडिविजुअल, मतलब वो आपके इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स होते हैं जिनके पास ये राइट है कि वो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो इनके जो ऑथराइज डीलर, उनको लाइसेंस दिया जाता है। ये लाइसेंस कौन इशू करता है? इट इज इशू बाय द आरबीआई। आरबीआई ने ये लाइसेंस इशू करता है। अब इनमें ये जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं उनमें कौन कौन से पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, मतलब कौन कौन से बैंक्स या इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट इज योर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स, foreign banks who is operating in India, selected all India financial institutions and some scheduled cooperative banks। तो ये सारे के सारे आपके बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि विल गेट अ ऑथराइज डीलर लाइसेंस, इनको मिलता है जिससे कि वो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है, लीगल तरीके से। और इंडिया में वी हैव मोर देन 95 ऑथराइज डीलर्स, ठीक है। नाउ अदर देन दैट, इन ऑथराइज डीलर्स को के अलावा बैंक आरबीआई ने एक और चीज जो यहाँ पे इशू की है वो क्या है, मनी चेंजिंग लाइसेंस, ठीक है। मनी चेंजर लाइसेंस भी जो है वो अपार्ट फ्रॉम एडी लाइसेंस आरबीआई ने ये भी इशू किया है। अब ये इशू क्यों नहीं किया जाता, इट इज इशू टू अ कंपनीज, होटल्स, ट्रेवल एजेंसीज, फॉरेक्स फर्म्स एंड अदर एलिजिबल बिजनेस। इन सबको क्या इशू किया जाता है, इन्हें इशू किया जाता है मनी चेंजर योर लाइसेंस, ठीक है। अब ये मनी चेंजर लाइसेंस क्यों इशू किया जाता है, ताकि जो भी फॉरेन करेंसी है स्पेशली फॉर द टूरिज्म पर्पस वो क्या हो सके, जो भी आपके इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स हैं उनको मिल सके। सो मेन रोल ऑफ दिस इज टू डील इन अ फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन, ट्रेवलर चेक एंड ट्रेवलर कार्ड, स्पेशली इन अ टूरिस्ट, फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए दो तरह के आपको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, मनी चेंजर लाइसेंस। एक है आपका फुल फ्लेज मनी चेंजर। इसमें क्या होता है, इसमें जो जिनके पास भी अथॉरिटी होती है मनी चेंज करने की, इनके इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो बाय भी कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास भी फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस है वो दोनों चीजें कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को बाय भी कर सकते हैं कस्टमर से, उनको सेल भी कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। इसमें क्या होता है, इसमें जो आरएमसीज होते हैं दे आर ऑथराइज ओनली टू बाय द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द कस्टमर, दे आर नॉट अलाउड टू सेल, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड पार्टीज को ही दिया जाता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शंस होती हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे सिर्फ यही आपको प्रोवाइड की जाती है, दैट इज योर रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। तो ये भी आरबीआई प्रोवाइड करती है। अब देखिए, आप देखिए आरबीआई जो है वो हर लेवल पे हर हर तरीके से क्या करना चाहती है, फॉरेन एक्सचेंज को जो भी इनकी डीलिंग है ट्रांजेक्शन से कंट्रोल एंड रेगुलेट करना चाहती है। वाई? बिकॉज ये जो करेंसी होती है फॉरेन करेंसी, ये आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इसमें जो भी एक्शन लिए जाए, जो भी ट्रांजेक्शन की जाए, उसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल हो और गवर्नमेंट का चेक रहे, ठीक है। Now this is all about RBI. Now next we are having the RBI में जो भी authorized dealers हैं उनकी कुछ categories divide की गई in 2006। normally पहले क्या था, हमारे पास authorized dealers थे जो हमने decide किए थे, लेकिन 2006 में RBI ने क्या किया कि देखा कि authorized dealers के पास बहुत सारा वर्क है, वर्कलोड है, और वर्कलोड होने की वजह से स्पेशलाइजेशन नहीं आती है या फिर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो उस पर्पज से उन्होंने क्या किया, ऑथराइज डीलर का जो काम है वो डिवाइड कर दिया, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको मतलब डिवाइड कर दिया, ताकि और उसके बेसिस पे उन्होंने काम भी डिवाइड कर दिया। तो वी आर हैविंग नाउ 3 कैटेगरीज ऑफ ऑथराइज डीलर। नंबर 1 इज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। नाउ कैटेगरी 1 के जो ऑथराइज डीलर होते हैं वो किस में डील करते हैं, दे आर द हाईएस्ट लेवल इन अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अथॉरिटी है आप में, उनमें ये हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, एंड दे आर डीलिंग इन दी ऑल
फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि हम अगर अपनी रेमिटेंस कर रहे हैं जो एजुकेशन के लिए, नॉर्मल आपके टूरिज्म के लिए, तो ये सब एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। और अगर आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि आप बोरोइंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो ये दोनों तरह की जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो हैंडलिंग करते हैं वो कौन करते हैं, आपके एडी कैटेगरी वन जो आपके डीलर्स हैं, ठीक है। इनमें स्पेशली कौन आते हैं, आपके कमर्शियल बैंक आते हैं और स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑथराइज डीलर कैटेगरी टू। ये आपके वो डीलर है जो नॉन ट्रेड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक तो होती है ट्रेडिंग, एक होती है नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपका बेसिकली क्या आ जाता है, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करते हो। और नॉन ट्रेडिंग में क्या आ जाता है, आपकी अदर सर्विसेज जो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी को रेमिटेंस भेजा है या फिर कोई भी अनदर चीजें आ जाती है, ठीक है, तो वो सब इसमें आते हैं। तो जो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो नॉन ट्रेड नेचर की है, ठीक है, वो आपकी कहाँ आती है, इन कैटेगरी टू के अंदर फॉल करती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें आपके फुल फ्लेज मनी चेंजेस हो गए, ठीक है, जो अब देखिए अभी हमने पढ़ा था, जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो ये डीलर्स इसमें आते हैं। अदर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गई, ठीक है। अब आगे आपके पास ऑथराइज डीलर कैटेगरी थ्री की आपके पास जो आपके एडीज हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रेड रिलेटेड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर डीलिंग करते हैं। जो भी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन या पेमेंट्स होती हैं, ये उनको डील करते हैं, ठीक है। सो ऑल द ट्रांजैक्शन विच इज इंसिडेंटल टू द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज वो इसके अंदर आती है। इसमें आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स आते हैं, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था बायर्स क्रेडिट, तो ये बायर क्रेडिट की जो भी फैसिलिटी है, ये आपको एग्जिम बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट है सिडबी, जो है इसमें इसका एग्जाम्पल है। तो ये आरबीआई ने आपके जो ऑथराइज डीलर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फिडाई। अब देखिए आरबीआई जो है वो तो हमने देख लिया कि मतलब नोडल अथॉरिटी है जो डील करती है, जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है आपकी फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन्स को। नाउ फिडाई क्या है, फिडाई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी पहले फुल फॉर्म देखिए क्या है, इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 में जो एस्टेब्लिश हुई थी विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने जो है इसको क्या किया है, सेटअप किया है, इसके अप्रूवल से ये सेटअप हुई है इन 1958। और ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्यों क्रिएटेड की गई, जितने भी आपके एक्सचेंज बैंक्स एसोसिएशन थी उनके जो फंक्शंस उनको टेक ओवर करने के लिए क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। जो कि पहले फॉरेन बैंक की तरह जिनको हम देखते थे, उनके फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए इसे क्या किया गया, फॉर्म किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दे हैव टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ फॉरेक्स मार्केट एंड इंश्योर यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, ठीक है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग हो रही है उनमें वो डिसिप्लिन रहे और वो यूनिफॉर्मिटी रहे, उसके लिए इनको क्रिएट किया गया है। ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है जिसके लिए गाइडलाइन जो है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर व्हाट पर्पज, उसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि मार्केट ऑपरेशन, मर्चेंट रेट्स, कोटेशन, डिलीवरी डेट्स, हॉलीडेज, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, इसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं, किसमें, आपके फिडाई में। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दी हुई है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दैट, इट मीन्स इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट रूल्स, standards and best practices for its member while working under the overall supervision of the RBI। देखिए काम तो ये RBI के अंडर कर रही हैं, लेकिन इन्होंने अपने मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स, स्टैंडर्ड या प्रैक्टिसेस को क्या किया है, डिफाइन किया है इसके अंडर, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग या मार्केट है वो स्मूथली रन कर पाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फिडाई, फिडाई के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास, जैसे हमने देखा कि हमारे पास ऑथराइज डीलर बैंक है जो कि आरबीआई ने अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा फिडाई में जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को जो क्या कर रही है, वो उसके रूल्स को सेट कर रही है। अब इस मार्केट में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आपके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑथराइज डीलर तो एक वन ऑफ द पार्टी है, लेकिन इसके अलावा और भी लोग हैं जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सब के लिए क्या करती है फिडाई, क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, ऑथराइज डीलर्स, पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक हु इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ब्रोकर्स, आरबीआई, नेक्स्ट इज फेमडा विच मीन्स फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, जहां से आपकी फिक्स्ड इनकम जनरेट होती है वो मनी मार्केट, एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डेरिवेटिव मार्केट्स, आईबीए दैट इज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन
फॉरेन एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड हैं। इन सब के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके लिए FIDAI क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और इनके लिए काम करती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ RBI डायरेक्टिव, ऑल द ऑथराइज्ड डीलर एंड मेंबर ऑफ FIDAI are member of FIDAI and are mandated to follow the guidelines and directive of the FIDAI। देखिए हमने देखा है कि आपके जो ऑथराइज डीलर है उनको जो लाइसेंस दिया है वो RBI ने दिया है, लेकिन यहाँ पे RBI ने कहा है कि जितने भी ऑथराइज डीलर है ये सब क्या है, ये FIDAI के भी मेंबर होंगे और इनको जो भी गाइडलाइंस जो FIDAI देगा उसे फॉलो करना है। ठीक है, इन्हें इसको भी फॉलो करना है। Now next is objectives of FIDAI. Now what is the reason behind the establishment of this organization? इस एसोसिएशन के बनाने का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो क्या है कि इसे RBI के अप्रूवल से बनाया गया, तो ये RBI को असिस्ट करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं कि RBI के जो भी डायरेक्शंस हैं वो फुलफिल हों, जो भी रूल्स रिकमेंड किए हैं RBI ने वो यहाँ पे क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। तो ये असिस्ट करती हैं RBI को प्रमोट करने में इंटरनल एक्सटर्नल इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर। नेक्स्ट ये सपोर्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को बाय कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ट्रेड बॉडीज। डेवलप करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। हमने अभी देखा कि ये ब्रोकर्स हो गए चाहे और कितने भी पार्टिसिपेंट है सबके लिए रूल्स बनाती है, तो ये उनकी डेवलपमेंट में भी क्या करती है, हेल्प करती है। ये प्रमोट करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ताकि कोई भी कंफ्यूजन एंड क्योज ना रहे वाइल द डीलिंग। एंड दे फ्रेम अ यूनिफॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द ऑथराइज डीलर्स। ठीक है, व्हाट दे आर सपोज टू डू, व्हाट आर देयर फंक्शंस, क्या रोल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब डिफाइन करती है रूल्स यहाँ पे, कहाँ पे, FIDAI में। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगी रूल्स की, तो आइए देखते हैं कि FIDAI ने कौन कौन से रूल्स फ्रेम किए हैं फॉर द वेरियस पार्टीज, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन जो भी इन्वॉल्व है हमारी फॉरेन बिजनेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो FIDAI के में रूल्स हैं उनमें फर्स्ट रूल जो है वो है आर ऑफ बिजनेस का। ठीक है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि ये 24/7 मार्केट है जो कि ऑल वीक डेज पे काम करती है। ठीक है, और यहाँ पे हर तीसरे सेकंड के बाद एक्सचेंज रेट चेंज करता है। इट मींस एक दिन में 21,600 टाइम्स बार आपका क्या करता है, आपका एक्सचेंज रेट चेंज करता है। तो देखिए इतने सारी वॉलेटिलिटी है इस मार्केट में, तो वहाँ पे वर्किंग आवर्स को लेके यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, नॉर्मल अगर आप फॉरेन करेंसी और INR मार्केट आर की बात करते हैं तो वो हमेशा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे, ये आपका वर्किंग आवर रहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको अलाउड है कि आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हो, क्योंकि जिस करेंसी में आप डील कर रहे हो, जिस कंट्री करेंसी में आप डील कर रहे हो सकता है वहाँ के वर्किंग आवर डिफरेंट हो, तो वहाँ पे आपको बियॉन्ड नॉर्मल इन आवर्स के बियॉन्ड आप जा सकते हो। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ, तो आपको अलाउड है कि नॉर्मल वर्किंग आवर के बियॉन्ड आप जा सकते हो, लेकिन फॉरेन ब्रांचेस में, जो भी फॉरेन ब्रांचेस में इन आवर्स के बियॉन्ड जो भी आवर्स होंगे उसमें आप बियॉन्ड जा सकते हो। उसके बाद अगर आप हमने पढ़ा था एक एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आपकी सेटलमेंट होती है वो आपकी वेरियस टाइप्स है उसमें, ऑन द सेम डे, ऑन द टुमारो, स्पॉट, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ऑन द सेम डे की अगर मैं बात करूँ उसको हम बोलते हैं कैश वैल्यू, जहाँ पे आपकी जो डीलिंग होती है ऑन द सेम डे हो जाती है। तो उस केस में जो आपका टाइमिंग रहेगा वो अप टू 5 PM रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो टाइमिंग रहेगी वो अप टू 5 PM ही रहेगी उस दिन की। अगर कोई इंडिविजुअल्स है उनको क्या वीकेंड और हॉलीडेज में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यस, कुछ सर्टेन केसेस में इंडिविजुअल्स को वीकेंड और हॉलीडे में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, जो भी मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है एज पर द बैंक पॉलिसी, लेकिन सब्जेक्ट टू NOOPL लिमिट्स। नाउ व्हाट इज दैट NOOPL लिमिट, ये होती है आपकी कि एक बैंक ओवरनाइट कितना एक्सचेंज रेट जो मिनिमम उसको मेंटेन करके रखना है, उतना मेंटेन करने के बियॉन्ड वो डीलिंग कर सकता है, लेकिन मिनिमम जो मेंटेन करके रखना है उस लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर वो आज बैंक चाहता है कि वो अपने कस्टमर को सर्विस दे, तो उसको मिनिमम जो है वो एक्सचेंज रेट की जो लिमिट है वो एज पर NOOPL नेट ओवरनाइट जो आपका रहता है लिमिट, उसको आपको क्या करनी है, मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है सैटरडे, सैटरडे कभी भी वर्किंग नहीं होता है एक्सेप्ट अबव केस, इस केस में जहाँ पर इंडिविजुअल को केटर कर रहा है उसकी नीड को। कोई भी हॉलीडे अगर आपको पता है कि हॉलीडे आ रही है और आपकी ड्यू डेट तब आ रही है मान लीजिए ट्रांजेक्शन की, तो उसमें आपको एक जो है और आपकी जो भी एक दिन पहले आपको ट्रांजेक्शन कर लेनी है। और दूसरी बात, जो भी आपकी नॉन हॉलीडे होगी वो
ऐसी होनी चाहिए जो 3 दिन पहले डिक्लेयर हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि आपको एकदम से पता चल रहा है कि कल हॉलिडे है, तो ये एकदम से पता चल रहा है। जो नॉन हॉलिडेज़ होती है वो ऑलरेडी 3 दिन पहले से पता होनी चाहिए कि हाँ, ये तो छुट्टी है, ठीक है? और हॉलिडे डिक्लेयर जो विदाउट प्रायर नोटिस, अगर कोई छुट्टी जो है वो बिना किसी नोटिस के एकदम से डिक्लेयर हुई है तो उसको हम सडन डिक्लेयर्ड हॉलिडे बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं अनशेड्यूल्ड हॉलिडे। ठीक है, तो ये आपके वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, रूल्स हैं, सॉरी। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रूल्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स है? नंबर वन, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका जो भी एक्सपोर्ट बिल होगा, अगर आप उसे परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप बैंक ने क्या किया है, जो आपका एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट कर दी है, और आपके जो इम्पोर्टर से वो थोड़ा टाइम बाद में पेमेंट लेंगे। वो होता है ना ऐसे कि आप एक्सपोर्टर को पहले पेमेंट करते हो और कुछ टाइम बाद आप अपनी नॉर्मल उनसे पेमेंट लेते हो, तो ये किस रेट पे पेमेंट की जाएगी? बाइंग रेट पे की जाएगी, बिल बाइंग रेट पे की जाएगी। जो भी आपकी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होगा वो बिल बाइंग रेट पे किया जाएगा। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है? नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है? जो भी आपका, जैसे मान लीजिए आपके गुड्स जो हैं वो अभी शिप हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच गए हैं। अब डॉक्यूमेंट जिस दिन पहुंचे डजंट मीन कि आपके जो गुड्स हैं वो भी उस दिन पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, आपका साइट बिल जो होता है, साइट बिल में क्या होता है, जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट मिले उस दिन पेमेंट करनी है, ये होता है साइट बिल में। लेकिन ट्रांजिट पीरियड तो बीच में रहता ही है ना, तो उस केस में आपको कितने दिन दिए जाते हैं? 25 डेज दिए जाते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आपका जो बिल है वो आईएनआर की फॉर्म में, इंडियन करेंसी में, तो 20 डेज दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। अगर भी कोई भी आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है, मान लीजिए आपने टाइम लिया है पेमेंट में करने में बैंक को, तो उसमें जो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट बिल जो है अर्ली पेमेंट कर दी है, उसकी पहले पेमेंट कर दी है, तो इसमें क्या होगा, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट, तो इंटरेस्ट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड इज रिफंडेड टू द एक्सपोर्ट, ठीक है। उसको जो इंटरेस्ट है वो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। अगर बिल ड्रॉन किए अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उसमें जो है आपको जो टीटी रिम्बर्समेंट मिलेगी विद इन 5 डेज मिल जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अ बिल। याद रखिएगा, जो भी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अ बिल मिल जाएगी। अगर आपने एक्सपोर्ट बिल की पेमेंट नहीं करी, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि आपका टाइम आ चुका है, ड्यू डेट आ चुकी है, डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, और जो भी आपका टाइमिंग था, साइट अगर साइट बिल है तो टाइम आ चुका है पेमेंट करने का, बट आपने एक्सपोर्ट बिल की पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में बैंक के पास एक राइट होता है कि वो क्या करते हैं, आपके बिल को क्रिस्टलाइज कर देते हैं। Now, what is a crystallization? Crystallization is a process where यू कन्वर्ट दी फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी इनटू आईएनआर, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, उसको फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी में लाइबिलिटी को, और ये बात आपको जो एक्सपोर्टर को कम्युनिकेट कर देनी है। और ये जो नॉन पेमेंट होती है एक्सपोर्ट बिल की, वो किस रेट पे होती है, इसको आपने यूज करना है बिल सेलिंग रेट। नाउ यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि बार बार, ऊपर भी हमने पढ़ा बाइंग रेट सेलिंग रेट, की व्हाट इज दैट, व्हाई दे आर कंसीडरिंग एक्सपोर्ट बिल में, यहाँ पे इन्होंने जब कैंसिलेशन की तो उन्होंने सेलिंग रेट क्यों लिया? तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। देखिए, अब देखिए, इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी, ठीक है। अब ये यही बात हुई, यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हुई। यहाँ से अमेरिका से आपका एक्सपोर्टर है, यूएसए से आपका एक्सपोर्टर है, उसने यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ से उसने गुड्स भेज दिए हैं। तो यहाँ पे जो आपका इंपोर्टर है उसने क्या करना है, उसने जो है वो बैंक को पेमेंट करनी है। फिर बैंक क्या करेगा, यहाँ पे इस इंडिविजुअल को पेमेंट रेफर करेगा, सेंड करेगा इसको। लेकिन यहाँ पे इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी। अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी तो बैंक क्या करेगा, उसकी जो लाइबिलिटी है, ऑब्वियसली उसने जो पेमेंट करनी थी इंपोर्टर ने वो डॉलर्स में करनी होगी, तो बैंक ने उसकी जो लाइबिलिटी थी उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, बैंक इज कंसीडर टू सेलिंग द फॉरेन करेंसी। अब बैंक क्या कर रहा है, जो फॉरेन करेंसी थी उसको सेल करके उसने आईएनआर में कन्वर्ट किया ना, तो बैंक बेसिकली क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी को सेल कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ इस ये ट्रांजेक्शन सेलिंग ट्रांजेक्शन, तो इसमें कौन सा रेट लेते हैं, बिल सेलिंग रेट लिया जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। वाई द बिल सेलिंग रेट इज यूज्ड व्हाइल यू आर कैंसलिंग एट द टाइम ऑफ कैंसलिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी आईएनआर में कन्वर्ट की जा रही है करेंसी को, फॉरेन करेंसी को सेल किया जा रहा है, तो सेलिंग रेट यूज किया जाएगा। जब भी फॉरेन करेंसी गोज आउट ऑफ द बैंक, आप एक बैंक को एक बेस लीजिए, अगर उस बैंक से फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, किसी भी पर्पज से जा सकती है, मान लीजिए बायर को चाहिए, उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, तो बैंक उसको सेल सेल मानता है अपनी। फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है तो बैंक उसको सेल मानता है, फॉरेन करेंसी बैंक में आ रही है तो बैंक उसको बाय मानता है, ठीक है। तो अगर बैंक उसको फॉरेन करेंसी को सेल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रेट यूज करते हैं, बिल सेलिंग रेट।
ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लीजिए कि आपने जो बिल था उसे क्रिस्टलाइज कर लिया। अभी हमने पढ़ा कि बिल आपका क्रिस्टलाइज हो गया क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी थी, बट अगर कोई इंडिविजुअल क्रिस्टलाइजेशन के बाद पेमेंट कर दे, ठीक है, तो अब बाद में पेमेंट किया तो बैंक तो क्या करेगा, फॉरेन करेंसी को फिर से बाय करेगा, तो उसे लेंगे बिल बाइंग रेट पे, टीटी बाइंग रेट पे लेंगे, बिकॉज बैंक फॉरेन करेंसी को बाय कर रहे हैं। अगर बिल डिसऑनर हो जाए, मान लीजिए क्रिस्टलाइजेशन के बाद वो हमें था कि वो आएगा, इस सिचुएशन में तो वो आ गया, बट अगर वो नहीं आता है, वो पेमेंट डिसऑनर हो गई, वो बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा, दे विल सेल द फॉरेन करेंसी एंड रिकवर द ड्यूज, उसको सेलिंग रेट लिया जाएगा। अगर आपने एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन के लिए दिया हुआ है बैंक को, एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन के लिए क्या होता है, जहाँ पे आप बैंक को क्या करते हो, टाइम से पहले बिल पकड़ा देते हो कि आप मुझे पेमेंट दे दीजिए, ये जो रिकवरी है आप बाद में किसी और से ले लेना, मतलब बाद में रिकवरी ले लेना। तो इसमें क्या होता है, आप बैंक क्या करता है, फॉरेन करेंसी जो है बाय कर रहा है, तो उस केस में क्या होएगा, टीटी बाइंग रेट आएगा। ठीक है, सो ये गोल्डन रूल आप याद कर लीजिए। अगर बैंक बाय करता है फॉरेन करेंसी को तो उसको बोलते हैं टीटी बाइंग रेट, बैंक सेल करता है फॉरेन करेंसी को उसको बोलते हैं टीटी सेलिंग रेट। और अगर क्रिस्टलाइजेशन होती है एट द टाइम ऑफ नॉन पेमेंट, तो ये अभी समझाया मैंने, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे बैंक जो करता है वो सेल कर देता है फॉरेन करेंसी को, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, बिल सेलिंग रेट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रूल इज फॉर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। अगर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। अगर आपका जो बिल है वो अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट है और नेगोशिएशन पर्पस के लिए है, इसमें क्या होता है, बैंक गिव मनी फर्स्ट एंड गिव क्रेडिट फॉर द सम टाइम। देखिए हुआ क्या है इसमें, सिचुएशन वही है, ये आपका एक्सपोर्टर है, ये आपका इम्पोर्टर है। ठीक है, इम्पोर्टर मान लीजिए इंडिया से है, एक्सपोर्टर आपका यूएसए से है, ये आपका बैंक है इंडिया में, ये जो, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया, तो बैंक ने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन चेक करके इसको पेमेंट कर दी। अब बैंक ने यहाँ पे क्या किया, पहले पेमेंट कर दी है। अब उसने सोचा कि मैं बाद में रिकवरी ले लूंगा, इंडिया के इंपोर्टर से बाद में रिकवरी ले लूंगा। तो इस केस में बैंक ने पहले मनी पे कर दी है, नाउ उसने बेसिकली कुछ टाइम का वक्त दिया है उसको इंपोर्टर के, तो मुझे इतने टाइम में पेमेंट कर देना, तो ये कुछ टाइम उसने क्रेडिट दिया उसको। ठीक है, तो इस टाइम के लिए जो भी है वो बैंक चार्ज करेगा कमर्शियल रेट पे, जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इम्पोर्ट बिल जो है वो पे कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स मिलते ही, जैसे डॉक्यूमेंट मिले बिल पेमेंट होगी। तो अगर आपने बिल जो है वो टाइमली, जो भी आपका ड्यू डेट था उस पर आपने रिटायर कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, ही विल बाय यूएस डॉलर फ्रॉम द बैंक, और बैंक उसे सेल करेगा। तो कौन सी रेट पे करेंगे, बिल सेलिंग रेट। देखिए आपको इम्पोर्टर जो है उसको जो भी पेमेंट करनी है, एक्सपोर्टर को डॉलर्स में करनी है, तो वो बेसिकली वो बैंक से क्या करेगा, वो बाय करेगा, क्या बाय करेगा, योर यूएस डॉलर, और बैंक बेसिकली उसे क्या कर रहा है, सेल। तो ये सेलिंग रेट या बाइंग रेट जो हम लिखते हैं यहाँ पे, वो बैंक के परस्पेक्टिव से लिखते हैं। देखिए बायर ने चाहे वो बाय किया हो फॉरेन एक्सचेंज को, लेकिन यहाँ पे बैंक ने क्या किया, उसको बैंक ने उसे सेल किया है, तो यहाँ पे सेलिंग रेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट बिल। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका जो इम्पोर्टर है वो डिफॉल्ट में रहता है, वो पेमेंट नहीं करता टाइम पे, तो बैंक क्या करता है, उसकी जो लाइबिलिटी है उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर देता है, फॉरेन लाइबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्पोर्टर ने डिफॉल्ट किया, बैंक ने क्या कर दिया, उसकी फॉरेन करेंसी की जो लाइबिलिटीज को आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे अब आईएनआर में कन्वर्ट किया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक सेल करेगा फॉरेन करेंसी को, तो यहाँ पे क्या होएगा, बिल सेलिंग रेट। ये भी पीछे जो किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। ठीक है, now this is a rule 3 regarding import transaction. Now the next is rule 4, it is regarding the clean instrument. Now what are clean instrument, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। clean instrument वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मनी ट्रांसफर होती है, इसमें कोई भी साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बिल ऑफ लीडिंग या इनवॉइस कुछ नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने पेरेंट्स को बाहर फॉरेन कंट्री में, किसी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए कुछ रेमिटेंस भेजा है, तो इसमें क्या है, क्लियर सिर्फ पैसा पैसा जा रहा है बाहर आपका। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ इसमें कुछ रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं इसमें, इनवर्ड रेमिटेंस। अगर आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से कोई इंडिविजुअल ने अपने पेरेंट्स के लिए पैसा भेजा है, तो उस केस में जो भी बेनिफिशियरी होंगे जिनके पास पैसा आ रहा है, उन्हें विद इन 7 कैलेंडर डेज ये पैसा जो है, वो फॉरेन करेंसी जो है वो सरेंडर करनी है बैंक में। ठीक है, उन्हें क्या करना है, एज सुन एज यू रिसीव द डॉलर। एग्जांपल देखिए, अगर आपको अब्रॉड से डॉलर्स रिसीव हुए हैं, तो आपको उसको कन्वर्ट करवाना है आईएनआर में विद इन 7 डेज। सेकेंड रूल है कॉम्पनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट। अब मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और आपको फॉरेन कंट्री से, मान लीजिए यूएसए से, आपको अमाउंट आपके पास आया है। ये जो अमाउंट आपके पास आया है, ये आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में जो आया, ठीक है, इस नॉस्ट्रो अकाउंट में जब आपके पास आया, तो
आपको ये आईएनआर में जो मिलना था उसमें डिले हो गया। डिले जो कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो बेनिफिशियरी को विद इन 2 डेज ये फंड उसको अकाउंट में मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको बाहर से कोई फंड रिसीव होता है तो बैंक के पास कितना वक्त है, 2 दिन के अंदर आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपके। अगर बैंक डिले करता है, अगर कोई बैंक जो है वो डिले करता है इस चीज में, 2 दिन से ज्यादा लेता है, तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा। और वो इंटरेस्ट कितना पे करेगा बैंक, जितना भी रेट है उसका अबव 2%। इफ मार्केट रेट जो चल रहा है मान लीजिए 12% है, तो बैंक को 14% इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, 2% अबव। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट लॉस। अब होता क्या है, मान लीजिए कि आपके पास जो है फॉरेन यूएस डॉलर जो है आपके पास आए, यूएसए से आपके पास डॉलर आए इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया में जब आपके पास डॉलर आए, वो मान लीजिए जब जिस दिन आपके पास ट्रांसफर हुई थी, तो उस वक्त $1 की वैल्यू मान लीजिए ₹82 थी। ठीक है, लेकिन बैंक की जो प्रोसीडिंग है उसका उसमें डिले हो गया, और बैंक ने जब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो वो जो है वो वैल्यू घट के मतलब कितनी हो गई थी, 85। ठीक है, यहाँ पे आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब इस केस में जो भी लॉस हुआ है फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज रेट में जो लॉस हुआ आपको, इस लॉस का कंपनसेशन जो है वो बैंक ही पे करेगा। बैंक हैज टू कंपनसेट फॉर दैट, क्योंकि ये बैंक की जो है वो गलती है, तो बैंक विल गोइंग टू कंपनसेट एज पर देयर कंपनसेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बेनिफिशियरी। अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया में है, उसके उसके अकाउंट में, नॉस्ट्रो अकाउंट में कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांसफर की गई है फॉरेन कंट्री, बट बैंक ने उसको इन्फॉर्म किया कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उसे क्लेम कर लीजिए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। बट बेनिफिशियरी ने विद इन 5 डेज रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो भी वर्किंग डेज थे उसमें उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो इस केस में बैंक जो वो पैसे वो सेलर को वापस नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा, उसको क्रिस्टलाइज कर देगा, दे विल गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू आईएनआर। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर बिटवीन वॉस्ट्रो अकाउंट्स। अगर दो वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बीच में, डिफरेंट बैंक्स जो है उनके वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बीच में कोई भी ट्रांसफर होती है, तो फॉर्म A3 के रिगार्डिंग जो भी आपको डिटेल्स है वो आपको फिल करके प्रोवाइड करवानी है बेनिफिशियरी को, बैंक को, विद इन 5 डेज। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ऑल द डिलेज की, एंड वो कितनी है, ₹1000 पर डे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आउटवर्ड रेमिटेंस। अगर आपने फंड यहाँ से बाहर भेजा है, मान लीजिए इंडिया से आपने फंड को रेमिट किया है आउटसाइड यूएसए में, यहाँ पे इंडिया में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए उन्होंने बाहर फंड रेमिट किया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, द बैंक यूज द टीटी सेलिंग रेट। बैंक क्या यूज करेगा, टीटी सेलिंग। क्यों, बिकॉज बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब बैंक, यहाँ पे बैंक है, अब अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको अपने यूएसए में रहने वाले सन के लिए पेमेंट भेजनी है, उसके उसके लिए एक्सपेंसेस के लिए फंड्स भेजने हैं, तो आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि मुझे डॉलर दे दो। तो बैंक क्या करेगा, आपको सेल करेगा, तो कौन सी यहाँ पे सेलिंग रेट आएगा। ऐसे ही अगर सेल कर रहे हो आप ट्रेवलर चेक या करेंसी नोट्स को, ट्रेवलर चेक आपको पता है क्या होता है, ट्रेवलिंग के टाइम पे जो आप कैरी करते हो और वहां जाके आप उसको क्लेम करते हो यूएस डॉलर्स में। ठीक है, अगर आप बाहर यूएस में जाते हो या किसी भी कंट्री में जाते हो, उसी करेंसी में आप उसको क्लेम करते हो। ऐसी करेंसी नोट्स हैं। तो ये सब अगर बैंक सेल कर रहे हैं, तो अगेन बैंक क्या यूज करेगा, देयर सेलिंग रेट एंड करेंसी नोट सेलिंग रेट को इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज फॉर द क्लीन इंस्ट्रूमेंट। ये रूल्स किसके लिए हैं, क्लीन इंस्ट्रूमेंट के लिए, अंडर रूल 4। नेक्स्ट है हमारे पास basically this is rule 5. So rule 5 is for foreign exchange contract. Now foreign exchange contract क्या होते हैं, foreign exchange contract is a agreement किसके बीच में, बैंक और कस्टमर के बीच में। ये बैंक और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन डेरिवेटिव्स में अपने। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक और कस्टमर के बीच में टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी ऑन फ्यूचर डेट एट एग्रीड एक्सचेंज रेट। ठीक है, फ्यूचर में एक बाइंग एंड सेलिंग करेंगे एट एग्रीड रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट होगा वो क्या होना चाहिए, रूल क्या कहता है, इट शुड बी डेफिनेट अमाउंट, पहले से क्लियर होना चाहिए कि अमाउंट कितना होगा। पीरियड है वो भी डेफिनेट होना चाहिए कि उसका डिलीवरी पीरियड क्या होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप इसकी डेफिनेशन में दे सकते हो स्पेसिफिक पीरियड, फ्यूचर डेट पे होगा, इस प्राइस पे होगा, तो सब कुछ क्लियर है डेफिनेशन में। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर आप जो है डेरिवेटिव्स में, वन ऑफ द टाइप इज ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है टू बाय, राइट, यू हैव अ राइट टू बाय एंड सेल बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो अगर आपके कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका जो डिलीवरी पीरियड है वो कितना होना चाहिए, इट शुड कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ। याद रखिएगा,
डिलीवरी पीरियड 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिक्स डिलीवरी डेट फॉल्स ऑन अ नॉन हॉलीडे। अगर आपको कोई डिलीवरी करनी है, जो भी आपकी एक्सचेंज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेट मेंशन है कि इस डेट पे आपकी डिलीवरी होनी है, और वो जो डिलीवरी फॉल कर रही है वो हॉलीडे पे फॉल कर रही है, तो आपको एक दिन पहले क्या करनी है उसकी जो डिलीवरी वो शिफ्ट करनी है। और अगर आपकी जो डिलीवरी है फिक्स डेट की जो डिलीवरी है वो एकदम सडन हॉलीडे पे आ रही है, तो वो आपको क्या करनी है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको वो डिलीवरी शिफ्ट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्सपोर्ट बिल। अगर कोई भी एक्सपोर्ट बिल को आपने परचेज किया है, बैंक ने परचेज कर दिया है, इसको डिस्काउंट कर दिया है, नेगोशिएट कर दिया है, तो उसकी जो डिलीवरी डेट होगी वो क्या होगी? इट इज अ डेट ऑन विच बैंक पे आईएनआर टू द एक्सपोर्टर। जैसे होता है, बहुत बार होता है कि जो आपका एक्सपोर्टर होता है वो टाइम से पहले, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो बिल है वो बैंक को प्रोवाइड करता है कि आप मुझे पेमेंट अभी कर दीजिए, लेटर ऑन यू कैन रिकवर फ्रॉम द इम्पोर्टर। तो इस केस में जो भी वो डिलीवरी डेट होगी वो कौन सी डेट होगी? जिस दिन पे बैंक ने उसको आईएनआर में पेमेंट करी है, ठीक है, टू द एक्सपोर्टर। दूसरा है एक्सपोर्ट बिल ऑन कलेक्शन बेसिस। अगर आपने कलेक्शन बेसिस पे आपने ऑलरेडी दे चुके हैं उनको वो, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही बैंक को रियलाइज होगा फॉरेन करेंसी, ठीक है, इसकी डिलीवरी डेट क्या होगी? इट इज द डेट ऑन विच आईएनआर इज पेड आफ्टर द फॉरेन करेंसी इज रियलाइज। जिस दिन रियलाइज होगी फॉरेन करेंसी, उस दिन हम क्या मानेंगे? इसको डिलीवरी डेट मानेंगे। अगर कोई इंपोर्ट बिल है वो रिटायर हो गया है या क्रिस्टलाइज हो गया है, तो उसकी जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी? जिस दिन उसकी रिटायरमेंट या क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, वही डेट उसकी क्या मानी जाएगी? डिलीवरी डेट मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर वांट फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी। अगर कोई कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि मुझे थोड़ी डिलीवरी लेटर ऑन करनी है या पहले करनी है, तो इस केस में जो डिलीवरी डेट है वो विद द ऑप्शन पीरियड जो है, विद इन जो भी आपका ऑप्शन पीरियड है उसके विद इन आप डिसाइड कर सकते हो। बियॉन्ड दैट नहीं, जो भी आपका ऑप्शन पीरियड है उसके विद इन आप डिसाइड कर सकते हो, इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। कोई भी एक्सचेंज का जो अमाउंट है वो राउंड राउंड ऑफ करना है, कितना अमाउंट राउंड ऑफ कर सकते हो, तो वो हर बैंक की अपनी कुछ इंटरनल पॉलिसी होती हैं। आपको जिस भी बैंक के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो? एक्सचेंज रेट का अमाउंट राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये है रूल 5 फॉर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 6। इट इज रिगार्डिंग अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन एंड कलेक्ट कैंसलेशन। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज का, या आपकी जो भी पेमेंट है डीलिंग है, उसको आप अर्ली डिलीवरी करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं? अगर कोई कस्टमर अर्ली डिलीवरी चाहता है या एक्सटेंशन चाहता है, या तो चाहता है मुझे पहले करने दो या फिर एक्सटेंड कर दो, उस ड्यू डेट पे मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो उस केस में बैंक की जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर कस्टमर चाहता है कि आप उसे एक्सटेंड कर दो या तो, या फिर कैंसिल ही कर दो, ठीक है, अभी उनके पास जो भी सिचुएशन होगी कि वो अभी तो एट प्रेजेंट वो नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी मतलब लाइबिलिटी है वो पूरी नहीं कर सकते, तो उस केस में वो कह रहे हैं या तो उन्हें एक्सटेंड कर दो या कैंसिल कर दो। उस केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट जो उनको, वो जो भी रिक्वेस्ट ये करेंगे वो मेच्योरिटी से पहले करें फिर, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इसे कैंसिल कर दो या एक्सटेंड कर दो, तो मेच्योरिटी से पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा ये। अगर कस्टमर टोटली क्या चाहते हैं, एक्सटेंशन, वो टोटली चाहते हैं कि आप एक्सटेंड कर दो, मैं डेफिनेटली अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा, बट एक्सटेंड कर दो, तो उस केस में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और उसको रीबुक कर दिया जाता है इसी वक्त, साइमल्टेनियसली रीबुक कर दिया जाता है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसे पे कर दिया जाता है, लॉस रिकवर कर लिया जाता है। ठीक है। अगर कस्टमर चाहते हैं कैंसिल ही कर दीजिए, ठीक है, जो भी है आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल ही कर दीजिए, तो उस केस में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होता है, या प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो हम सेटल कर लेते हैं कस्टमर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज कॉन्ट्रैक्ट और सेल कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग। नाउ व्हाट इज अ परचेज एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट, पहले इनका मतलब समझिए। परचेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पे बैंक जो है वो एग्री करता है कि वो बाय करेगा फॉरेन करेंसी फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, ये आपका बैंक है, ये आपका कस्टमर है। कस्टमर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब बैंक जो है वो क्या कर रहा है, बाय कर रहा है फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे बैंक बाय करता है फॉरेन करेंसी को, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो भी कैंसिल होगा वो कौन से रेट पे होगा, टीटी सेलिंग रेट पे। अब टीटी सेलिंग रेट पे ये कैंसिल क्यों होगा, जबकि बैंक तो बाय कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बैंक हैज टू सेल द फॉरेन करेंसी टू कैंसिल इट्स ओन मार्केट पोजीशन, जो उसने, जो पहले सिचुएशन थी उसको काउंटर करने के लिए, उसके अपनी पोजीशन को स्क्वायर करने के लिए उसे ऑपोजिट करना होगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है टीटी सेलिंग रेट इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें कि कस्टमर बाय करना चाहता है फॉरेन करेंसी को, और बैंक क्या करेगा, उसे सेल करेगा।
उसे बोलते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, जहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो मना कर दे कि मुझे जो है बाय नहीं करना है, तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन की जाएगी वो टीटी बाइंग रेट पे की जाएगी, बिकॉज बैंक हैज टू बाय बैक द फॉरेन करेंसी टू स्क्वायर इट्स पोजीशन। ठीक है, तो वही बात होगी, अपनी पोजीशन को नलीफाई करने के लिए, इसको करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑपोजिट उसका एक्शन लेते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर कस्टमर डज नॉट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेच्योरिटी। देखिए मेच्योरिटी डेट आ गई है, कस्टमर जो है उसने कैंसिल ही नहीं किया। अब देखिए हो सकता है जो कस्टमर है वो डिलीवरी लेने नहीं आया, ना ही उसने टाइम से पहले ये बोला कि प्लीज इसे कैंसिल कर दो, ना उसने रिक्वेस्ट करी थी, ना उसने ये कहा था इसे एक्सटेंशन दे दो, मतलब उसने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इस केस में बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेगा, थर्ड वर्किंग डे पे उसकी उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और जो भी लॉस हो गया उसे रिकवर करेगा उस कस्टमर से, और प्रॉफिट को पास ऑन नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर मेच्योरिटी पे कैंसिल नहीं किया गया है और ना ही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो उसको फुलफिल नहीं करेगा डिलीवरी को, जो भी है, तो ये इस केस में बैंक ऑटोमेटिकली 3 दिन का वेट करने के बाद उसे कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट है डिलेज बियॉन्ड कस्टमर कंट्रोल। अब मान लीजिए जो पेमेंट में डिले हुई है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में डिले हुई है, वो कस्टमर की कोई गलती नहीं थी, उसकी उसकी कंट्रोल से बाहर थी वो सिचुएशन। मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कंटिजेंसी होगी, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो उस केस में जो बैंक है वो क्या करेगा, ही में पास ऑन द प्रॉफिट आफ्टर द मेच्योरिटी एज पर द इंटरनल पॉलिसी। जो भी उनकी इंटरनल पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को प्रॉफिट पास ऑन किया जाएगा। तो ये है आपके रूल 6 रिगार्डिंग अर्ली डिलीवरी, cancellation and extension. Next we have a rule 7 which is regarding business intermediaries. Now intermediaries कौन होते हैं, आपके जो भी आपके बाइंग एंड सेलिंग के सेलर के बीच में जो पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग, जो क्या करते हैं ट्रांजेक्शन को हेल्प करते हैं स्मूथ करने में, तो वो उनके अब वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटरमीडियरीज। तो इसमें आते हैं ब्रोकर्स, मल्टी बैंक पोर्टल्स, इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। तो ये सारे आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक के जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके जो भी ब्रोकर्स हैं उन वो आपके क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब इनकी एग्रीडेशन का रिगार्डिंग क्या है कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो एग्रीगेटेड होने चाहिए बाय फिडाई। ठीक है, दे ऑल शुड बी ऑथराइज बाय द फिडाई, एंड ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए इनको आरबीआई से। कोड ऑफ कंडक्ट जो है फिडाई की, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किया गया है इनको ये फॉलो करना है। इनकी मॉनिटरिंग कैसी होगी, दे विल बी रिव्यू पीरियोडिकली, एंड वायोलेशन जो भी होगी वो फिडाई को रिपोर्ट करनी होगी अगर कोई भी रॉन्ग एक्शन लेते हैं ये। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट, उन सब में एक बात मेंशन होनी चाहिए, दैट इज इट इज सब्जेक्ट टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फिडाई। एवरी फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये क्लॉज जरूर होना चाहिए दैट इट इज सब्जेक्ट टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फिडाई। तो ये इनके लिए क्या है, एक रूल है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी क्लॉजेस बनाएंगे वो एज पर दी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फिडाई बनाएंगे। ठीक है, दिस इज रूल 7 रिगार्डिंग बिजनेस इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रूल्स 8 दैट इज इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट। अगर आपकी कोई भी दो बैंक्स के बीच में आपकी जो पेमेंट और सेटलमेंट हो रही है तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है, इंटरबैंक फंड सेटलमेंट। बैंक जो है, मान लीजिए ए बैंक से बी बैंक में फंड ट्रांसफर होना है, तो जिस बैंक में फंड जाना है उसको ये चेक रखना है कि फंड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। जो बैंक सेंड कर रहा है वो भी चेक रखे कि यहाँ से डेबिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो बैंक मस्ट ट्रैक द फंड डिलीवरी, दे आइडेंटिफाई द एनी डिस्क्रिपेंसी जो भी आती है और रिजॉल्व करेंगे काउंटर पार्टी के साथ। तो ये उन बैंक की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेटर ऑन वो ये नहीं कह सकते कि आपने तो कहा था आप सेंड करोगे, हमने तो आज देखा वो आया ही नहीं, तो आपको सेम डे यू हैव नीड टू चेक। नेक्स्ट है डिले इन फंड डिलीवरी। अगर कोई भी फंड डिलीवरी में डिले होता है, मान लीजिए एक बैंक ने कहा है दूसरे बैंक को कि आपको पेमेंट मिल जाएगी बट वो नहीं मिली है, तो उस केस में जो डिलेड बैंक है वो पे करेगा इंटरेस्ट 2% अबव द बेंचमार्क रेट। जो भी बेंचमार्क रेट नॉर्मली होता है उसके अबव 2% वो उनको पे करेगा। बैंक पार्टिसिपेशन, हर बैंक जो भी पार्टिसिपेट करता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, उनको जो है रजिस्टर करना है खुद को विद CCIL। ये क्या है, ये क्रेडिट स्कोर है जो आपको चेक करते हैं कि आप क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, आपकी क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करते हैं, सेटलमेंट का रोल प्ले करते हैं, ताकि कोई भी बैंक जो है उनको लॉसेस ना हो, तो आपको रजिस्टर करना है विद दिस क्लियरिंग हाउस जो भी आपकी सेटलमेंट अथॉरिटीज रहती हैं। नेक्स्ट है क्लेम फॉर सेटलमेंट डिफरेंस। अगर आपका कोई भी सेटलमेंट के टाइम पे कोई भी डिफरेंस आता है कि आपको मान लीजिए आपको बोला गया है कि इस बैंक से दूसरे बैंक में $20,000 जो है ट्रांसफर होने हैं बट वो अभी सिर्फ 19 हुए हैं अभी, या फिर $20 की जगह उससे कम हुए हैं, तो उस केस में जो भी क्लेम है
डिफरेंस का क्लेम है, उनको रिसीव करने का राइट कब है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू। ठीक है, वो 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बैंक रिसीव करता है एक्सेस फंड, गलती से बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स आ जाते हैं बाय मिस्टेक, तो बैंक को रिटर्न करने हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक को क्या करने हैं? इंटरेस्ट के साथ उनको वापस करने हैं। अगर कोई सेटलमेंट डे जो है वो नॉन हॉलीडे पे आ रहा है, तो वो क्या होगा? प्रीसीडिंग डे पे चली जाएगी आपकी सेटलमेंट। और अगर कोई सडन डिक्लेयर हॉलीडे में आ रही है, तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे चली जाएगी आपकी कोई भी पेमेंट इन इंटरबैंक सेटलमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपके रूल है। रूल 8, इट इज रिगार्डिंग इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो आपकी आरबीआई है वो एक ऑथराइज्ड गवर्नड बॉडी है, जो कि सारी ट्रांजैक्शन जो है फॉरेक्स जो डीलिंग हो रही है, ठीक है, जो भी आपकी फॉरेक्स डीलिंग है उसे क्या कर रही है? वो मॉनिटर कर रही है। ठीक है, वो रेगुलेट कर रही है उसको। उसके बाद उन्होंने क्या किया है? फिडाई जो है उसको एस्टेब्लिश किया है। क्यों किया है? ताकि वो रूल्स बना पाए, जितनी भी पार्टीज हैं इसमें इन्वॉल्व, उनके रिगार्डिंग जितनी भी पार्टीज के अलावा एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है आपकी ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्टिविटीज में, उनके रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाए। और यहाँ पे फिडाई ने अंडर डिफरेंट कैटेगरीज में जो है 8 रूल जो डिफाइन किए हैं, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को उन्होंने डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट्स रिकैप्सुलेट व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस लेसन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक कस्टमर है, ही वांट टू एग्जीक्यूट सी कैश वैल्यू। अब कैश वैल्यू क्या होता है आपका? जिस दिन आपकी सेटल डीलिंग होती है, सेम डे आपकी क्या होती है? सेटलमेंट होती है। तो अगर इस केस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो अगर वो ट्रांजैक्शन जो है 6 PM ऑन वर्किंग डे पे आपने क्या करी है? एग्जीक्यूट करी है। एज पर फिडाई रूल, द ट्रांजैक्शन जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, it can be executed only with the RBI approval. It cannot be executed as cash value transaction is permitted only up to 5 PM. It can be executed only on Saturdays. तो अब बताइए, अगर ये हमने पढ़ा है कि अगर आपकी कैश वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है, जो कि जिस दिन डीलिंग होती है उस दिन सेटलमेंट होती है, तो उस दिन सेम डे पे आपको नॉर्मल वर्किंग आवर दैट इज 9 to 5 के बीच में आपको डीलिंग करनी होती है। इसका मतलब 5 PM से पहले वो हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये 6 को हुई है, तो ये ऑप्शन सी, like it cannot be executed, so option C is correct. Next we are having a customer enter into a forward contract with an option delivery. अब हमने पढ़ा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास जो डेरिवेटिव्स है उनमें ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो डिलीवरी पीरियड बताया गया है वो 45 डेज बताया गया है। तो फिडाई के जो रूल्स है बताइए उसके अकॉर्डिंगली, क्या ये द एग्रीमेंट इज वैलिड इफ अप्रूव्ड बाय द बैंक, इट इज वैलिड इफ अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, not permitted as the option period cannot exceed 1 month, वैलिड ओनली फॉर द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ के आए रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो भी आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन डिलीवरी पीरियड होता है, इट शुड बी नॉट एक्सीडिंग द 1 month। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। Now, third question is under FDI rules, if an interbank forex settlement is delayed, ठीक है, इंटरबैंक में जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन है वो डिले हो गई है। अभी हमने रूल 8 में पढ़ा ये। तो अगर आपका ए और बी बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होनी थी और फॉरेन करेंसी रिगार्डिंग, तो वो जो है वो डिले हो गई है आपकी। और डिफॉल्टिंग बैंक को क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू पे एन इंटरेस्ट, डेफिनेटली वो इंटरेस्ट पे करेंगे। अब कितना करेंगे? at the repo rate prescribed by the RBI, at 1% above the benchmark, at the bank base rate, at 2% above the benchmark rate। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो भी आपका बेंचमार्क रेट होगा, ठीक है, उस रेट से अबव 2% जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना है इन केस द पेमेंट इज डिलेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। So I hope all the rules which is framed by the FDI is clear to everyone. In case you are having any doubt, you can comment us, as well as you can contact us on the given detail which is mentioned on the screen. That is our contact number and our email ID. So thank you so much and keep learning.